चलिए जुड़ जाइए सभी लोग जल्दी से। क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हाँ जी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बेटा गौरव, अभी जीआईटी खत्म तो हो लेने दे मेरा बच्चा, फिर तो सीबीएस की बात करना। नहीं डार्क नहीं है, ठीक है। चलो, पिछली क्लास में हम लोगों ने पेप्टिक अल्सर कंप्लीट किया था। अल्सर क्या है हमने वो समझा था। जीआईटी के अंतर्गत हमारे 4 टॉपिक आते हैं। एक पेप्टिक अल्सर आता है, दूसरा हमारा इमेसिस आता है, तीसरा कॉन्स्टिपेशन और चौथा डायरिया आता है। अब जैसा कि आपने अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखे होंगे, तो वहां से डायरिया से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। इस बार इससे पहले वाले में पेप्टिक अल्सर का पूछ लिया गया था। तो ऐसा कभी ना कभी क्वेश्चन आता जरूर है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत किया जाए आज का सेशन। और आज के सेशन में टारगेट क्या है, इमेसिस। अब इमेसिस होता क्या है भाई? तो इमेसिस की अगर बात किया जाएगा तो सबसे, कृष्णा बस बेटा बस, लाइट जल रही है, परेशान मत हो, दिख रहा है, सब दिख रहा है। अभी ज्यादा कर दूंगा तो बहुत ब्राइट हो जाएगा, इसलिए कह रहा हूं थोड़ा शांत। ओके, अभी किसको किसको दिक्कत आ रही है? नाइपर गेट, ये सारी बातें करेंगे बेटा, बहुत सारी चीजें अभी आप लोगों से बातें करनी है, पहले यहां पे हम कर लें, ठीक है। सो बच्चों, इमेसिस होता क्या है? एज इट्स नेम इंडिकेट कि भाई अगर सपोज कुछ भी ऐसा हुआ जो अनवांटेड हुआ, कोई नॉक्सियस स्टिमुलाई आई। अब वो नॉक्सियस स्टिमुलाई कोई स्मेल हो सकता है, कोई टेस्ट हो सकता है, कोई अगर हम बात करें हमारे लिए जो देखने में विजुअल अच्छा नहीं है, अगर ऐसी कोई भी नॉक्सियस स्टिमुलाई आएगी तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, एक रिफ्लेक्स एक्शन आता है। और उस रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से क्या होता है, वोमिटिंग हो जाती है। इसी को बोलते हैं इमेसिस बोलते हैं। अब अगर इमेसिस हो रही है और सपोज ज्यादा इमेसिस हो रही है तो उसको कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है। और वहीं पे हमारी ड्रग आती है, दैट इज कॉल्ड एज द एंटी इमिटिक एजेंट कहा जाता है। कभी कभी आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि कभी किसी पर्सन को अगर ज्यादा गैस की प्रॉब्लम हो जाती है तब भी वोमिटिंग हो जाती है। ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिलती जरूर है। नहीं बेटा, ऐप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है अब जी। तो वहीं से हमारा पहला वर्ड आता है, दैट इमेसिस मींस वोमिटिंग। वोमिटिंग। वाइब नहीं आ रही है, वाइब कैसे आएगी ये बताइए। अच्छा मैं जरा इसको ओपन कर दूं, बताओ कौन कह रहा है जिसको दिख नहीं रहा है क्लियर? क्या इतना ठीक है, मैं चलूं आगे या मैं तेज करूं लाइट? आपको, मुझे तो प्लीजेंट लग रहा है। किसको किसको दिक्कत आ रही है? इतनी अच्छी विजिबिलिटी है, सारे वर्ड सारे अल्फाबेट एकदम क्लियर दिख रहे हैं, लेकिन नहीं, इनको तो लाइट से मतलब है। इतनी पिक्चर क्लियर आपको दिख रही है, क्यों परेशान हो? नहीं तो फिर अभी आप कहोगे सर पिक्चर जूम कीजिए, क्लियर नहीं दिख रही है। यहां सब क्लियर दिख रहा है। क्या यार। चलिए, हाँ डीपीपी आ जाएगी बेटा प्रैक्टिकल सर का। चलो, एक तो यार इतने दिनों बाद क्लासेस अब शुरू किया हूं, तो अब तुम लोग फर्जी की चीजों में टाइम पास करना चाह रहे हो तो बता दो यार, फिर वही कहानी है, मैं कहां जाऊं अपना सर फोड़ने, नालायकों। हाँ जी, वोमिटिंग। तो अगर वोमिटिंग की बात किया जाए तो वोमिटिंग की अगर हमारी कहानी है तो हमने बोला इट्स अ रिफ्लेक्स एक्शन की बात आती है। इट्स अ रिफ्लेक्स एक्शन की बात आती है। अब अगर रिफ्लेक्स एक्शन है, सपोज कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बाइक से जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं और अचानक से कोई मच्छर हमारे माउथ में एंट्री कर गया। अब अचानक से मच्छर हमारे माउथ में चला गया है, कोई कीड़ा चला गया है, तो हमें एकदम से वोमिट सारी चीजें फील होने लगता है। जब तक वो निकले नहीं तब तक की बात होती है, करेक्ट? तो वही चीज यहां पे है। लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ, इसका एक रीजन होता है कि सर हमारे ब्रेन में दो चीजें होती हैं, एक कहलाता है सीटीजेड और दूसरा होता है एनटीएस। दो सेंटर होते हैं। सीटीजेड बोले तो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, सीटीजेड की बात आती है। और एनटीएस बोले तो न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेयर हमारा आता है। ये दो सेंटर होते हैं। सीटीजेड सेंटर जो होता है वो ट्रिपल बी के बाहर होता है, आउट ऑफ ट्रिपल बी होता है। तो कभी कोई स्मेल, कोई फूड, कोई नॉक्सियस स्टिमुलाई, सिंस ये ट्रिपल बी के बाहर है तो ये वोमिटिंग कॉज करा देते हैं। जबकि एनटीएस की बात किया जाएगा, ये ट्रिपल बी के अंदर कवर होता है। लेकिन इन दोनों सेंटर पे हमारे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो वोमिटिंग कराते हैं। कौन कौन से? अब यहां पे हमारा M1 रिसेप्टर आ जाता है, M3 रिसेप्टर जीआईटी में प्रेजेंट है, वो भी इसको स्टिमुलेट कर जाता है। साथ ही साथ यहां पे हम बात करेंगे H1 रिसेप्टर हमारा प्रेजेंट है, तो कभी ना कभी एंटी इमिटिक एजेंट भी यूज किया जाता है। अरे सीटीजेड है मेरे बच्चों, वो केटीजेड नहीं था, हाँ सीटीजेड, ठीक है। ओके, साथ ही साथ यहां पे आपको म्यू रिसेप्टर देखने को मिलेगा। यहां पे D2 रिसेप्टर हमारा प्रेजेंट होता है और यहां पे हमारा प्रेजेंट होता है 5HT3 रिसेप्टर। हमने ऑटोक्वायर्ड में बेटा इस 5HT3 रिसेप्टर के बारे में बात किया था। जरा मुझे कोई फटाफट बताएगा इस 5HT3 रिसेप्टर का एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट कौन बताने वाला है?
पढ़ा है बेटा, ऑटोक्वाइड में पढ़ा है। तो यही रिसेप्टर हमारे सीटीजेड सेंटर में भी प्रेजेंट है और यही हमारे एनटीएस में भी प्रेजेंट होते हैं। हाँ, 5-HT3 रिसेप्टर के एगोनिस्ट नहीं पढ़े हैं, एंटागोनिस्ट हमारे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द ऑंडेनसेट्रॉन एंड ग्रेनीसेट्रॉन की बात किया था, किसी ने बिशल फैन लेके चले आए हैं। हाँ बेटा, कुछ भी डाल दो, क्या दिक्कत है। खैर, तो वहीं से हमारी कहानी शुरू होती है दैट वोमिटिंग और इमिसिस इज इनवॉलेंटरी। इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे ही कोई नॉक्सियस स्टिमुलाई आता है तो फोर्सफुल हमारा एक्सपल्जन होने लग जाता है, आउट ऑफ द जीआईटी हमारा ये निकलने लग जाता है। सो इनवॉलेंटरी नेचर एंड फोर्सफुल एक्सपल्जन ऑफ द कंटेंट आउट ऑफ द स्टमक। और जब वोमिटिंग होती है, एक्सपल्जन होता है, तो उसके बाद क्या लगता है, बड़ा अजीब सा लगता है कि पूरे जीआईटी, ये हमारा जो इसोफेगस है, बर्न होता रहता है। साथ ही साथ कभी कभी नोज से भी हमारा बाहर आ जाता है, तब भी हमें दिक्कत होने लग जाती है। तो ऐसी चीजें यहाँ पे आपको देखने को जरूर मिलती हैं। सो जो ड्रग इसको ट्रीटमेंट के यूज की जाती है वोमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए, उनको बोला जाता है एंटी इमिटिक एजेंट। वहीं कुछ ड्रग ऐसी हैं जिनको यूज भी किया जाता है, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको वोमिटिंग कराने के लिए यूज किया जाता है, खास तौर पर तब जब किसी पर्सन को लाइक कोई अनवांटेड सिचुएशन है, अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, तो वहां पे वोमिटिंग कॉज कराने के लिए यूज किया जाता है, जिनको हम बोलते हैं इमिटिक एजेंट। और जो वोमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं उसको बोलते हैं एंटी इमिटिक एजेंट। अब जैसे आपने पढ़ा ना, चारकोल, कोई भी पॉइजनिंग होती है सबसे पहले हम चारकोल देते हैं, लेकिन चारकोल वोमिटिंग नहीं कराता है। चारकोल क्या करता है, एब्जॉर्प्शन कराता है ऑन द सरफेस, क्योंकि उसका हमारा क्या होता है, सरफेस फिनोमेना आता है। लेकिन जब हम से बात करेंगे, अब कहते हैं ना कि यार किसी को वोमिटिंग कराना है, कॉमन सॉल्ट, हाँ नमक पानी, आपने कभी फील किया हो, समंदर गए हो और समंदर का पानी अंदर चला गया हो, तो ऑब्वियसली वोमिटिंग की सिचुएशन वहां पे बन जाती है। या एक प्लांट का नाम ही होता है, इपिकैक की बात करेंगे, इमिटिन उससे मिलता है और वो इमिटिन क्या करता है, वोमिटिंग कराता है ना। तो ये सारी सिचुएशन, या एपोमॉर्फिन की बात करिएगा, सबसे अच्छा मस्टर्ड ऑयल, हाँ वही सरसों का तेल, अगर कच्चा सरसों का तेल आप ज्यादा इंटेक कर लेंगे तो वोमिटिंग हो जाएगी। बाकी हितेश बाबू यहाँ बताने के लिए बैठे हैं कि सर दारू पीने के बाद भी वोमिटिंग हो जाती है, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस भी आप लोग सुन लीजिए कि हाँ जब ज्यादा इंटेक कर लिया जाएगा तो उससे भी वोमिटिंग हो जाती है। सो मस्टर्ड ऑयल, कॉमन सॉल्ट, एपोमॉर्फिन एंड इपिकैक, ये वो सब्सटेंस हैं जो वोमिटिंग कराते हैं, जो वोमिटिंग हमारा इंड्यूस कराते हैं। लेकिन ये हम कब करा रहे हैं, जब पॉइजनिंग हो गई है, कोई अनवांटेड सिचुएशन की बात आ रही है, तब की बात है। ये क्यों हुआ, अब इसके पीछे का आंसर ढूंढना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे ये बात किया कि सर हमारा जो मेडुला ऑब्लिगेटा होता है, ब्रेन का जो लास्ट पार्ट होता है, हिंड ब्रेन होता है, हिंड ब्रेन में हमारे दो सेंटर्स आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द सीटीजेड एंड एनटीएस की बात किया जाता है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटेयर्स की बात किया जाता है। ये दो सेंटर होते हैं, यहीं से मेनली हमें वोमिटिंग देखने को मिलती है। अब वो बात अलग है, कुछ बच्चे यहाँ पे वो भी होंगे जो ये कहेंगे सर मुझे हाइट से डर लगता है, हाइट से देखने पे मुझे वोमिटिंग होने लग जाती है, सर मुझे ट्रैवलिंग में वोमिटिंग होने लग जाती है। वो कुछ जैसे हाँ एक बच्ची ने बोला कि सर ड्यूरिंग द पीरियड्स जब ज्यादा पेन होता है, नॉट ओनली द पीरियड्स, कोई भी पेन अगर सीवियर पेन है, जैसे आपने स्टोन पेन, अगर आपने से किसी ने फील किया हो, स्टोन पेन जब सीवियर पेन इंड्यूस होता है ना, तो भी वोमिटिंग होने लग जाती है। तो कोई भी पेन है, अगर वो पेन ज्यादा हो रहा है तो उस समय वोमिटिंग हो जाती है, ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। तो हाँ वो भी एक अनुजा बेटा कॉमन सी सिचुएशन है और वो होता है। ये क्यों हो रहा है, ऑब्वियसली इसके पीछे कोई ना कोई सेंटर होगा। तो हम यहीं पे हमारी बात शुरुआत होती है कि सर जो हमने बात किया, ये देखो हमारा सीटीजेड है। अब आपको अगर ये लाइन दिख रही हो, ये लाइन जो है ये हमारा ट्रिपल बी है, ये ट्रिपल बी के अंदर सेरेब्रम वगैरह की बात हुई है और ये उसके बाहर की बात हो रही है। अब अगर मान लेते हैं ये हमारे पास ये जीआईटी है, अब सिंस हमने कुछ भी ऐसा अनवांटेड इंटेक किया, हमारे ये जीआईटी में आया, और अब वो कई सारी चीजें हो सकती हैं, जीआईटी में इरिटेशन की वजह से हो सकता है, या जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि ड्यूरिंग द कीमोथेरेपी, अगर किसी पर्सन को कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, कीमोथेरेपी दी जा रही है, तो कीमोथेरेपी चढ़ाने पे, कीमोथेरेपी इंड्यूस करने पे बहुत कॉमन सा है कि सर वोमिटिंग होगा ही होगा। तो ये सारी चीजें हम क्यों होता है, क्योंकि यहां पे आपको पता है जीआईटी में हमारा सेरोटोनिन प्रेजेंट होता है, हमने पढ़ा है बेटा इसके बारे में। अगर आपको याद हो तो इंट्रोक्रोमैफिन सेल्स आपको याद आ रहे होंगे, और वो इंट्रोक्रोमैफिन सेल्स हमारे जो होते हैं वो क्या स्टोर करते हैं, सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन वहां से हमारा रिलीज होगा। मेनली हमने बोला सीटीजेड सेंटर पे, आप इधर ध्यान दीजिएगा, हमने बोला मेनली यहाँ पे 4 हमारे रिसेप्टर प्रेजेंट है। कौन कौन से, M1 रिसेप्टर जो अभी मैंने आपसे बात किया, H1 रिसेप्टर, हाँ जी हमारा यहाँ पे हिस्टामिन का H1 रिसेप्टर है, यहाँ पे आपको डोपामिन का D2 रिसेप्टर मिलेगा, और 5HT का हमारा 5HT3 रिसेप्टर मिलेगा। ये सब हमारे यहाँ पे सीटीजेड सेंटर में है। साथ ही साथ मैंने आपको एक और बोला था म्यू रिसेप्टर के बारे में, ओपॉइड रिसेप्टर म्यू रिसेप्टर होता है। वो ये जितनी भी चीजें हैं, चाहे हमारे जीआईटी से स्टिमुलाई आया है, चाहे हमारे ब्लड में कोई पॉइजन पहुंच गया है, और ब्लड में जो पॉइजन पहुंचा है, ब्लड वेसल्स में जो पॉइजन पहुंचा है, वो यहाँ इनको स्टिमुलेट करेगा। या इवन अगर मैं बात करूं, समटाइम्स ऐसा भी होता है, जैसे आपने बोला ना ट्रैवलिंग वाली सिचुएशन, तो होता क्या है ना कि हमारा वहां पे ईयर में आपको प्रेजेंट है, जैसे एक मिनट कभी आप ट्रेवल करे हो, खासतौर पर हिल एरियाज में ट्रेवल करो, तो कहता है अरे यार मेरा कान बंद हो गया, सुनाई नहीं दे रहा है, आवाज आ नहीं रही है, क्यों, प्रेशर जनरेट होता है। और उस प्रेशर बढ़ने की वजह से जितना ज्यादा ईयर में प्रेशर बढ़ेगा, तो हमारी क्या होती है, कॉक्लियर नर्व होती है, 8th नंबर की जो क्रेनियल नर्व होती है ना, वो 8th नंबर की क्रेनियल नर्व में प्रेशर बढ़ेगा। जितना ज्यादा 8th नंबर की क्रेनियल नर्व में प्रेशर बढ़ेगा, वो फर्दर हमारे सेरेब्रम को एक्टिवेट करेगा, और वही सेरेब्रम को एक्टिवेट करेगा, और वही सेरेब्रम वोमिटिंग सेंटर हमारे फर्दर और ज्यादा स्टिमुलेट हो जाएंगे। सिमिलर अगर मैं यहीं पे एनटीएस की बात करूंगा, अब एनटीएस हमने क्या बोला, सर एनटीएस हमारा ट्रिपल बी के अंदर है, ये ट्रिपल बी के बाहर है, प्रोटेक्शन इसमें नहीं है, लेकिन एनटीएस हमारा ट्रिपल बी के अंदर है। तो हमारा
सेम वही M1 5HT3 D2 H1 रिसेप्टर यहां भी प्रेजेंट है। समटाइम्स आप ऐसा भी फील करते हो जैसे स्मेल। अब आपको पता है स्मेल के लिए कौन सी नर्व हमारी रिस्पांसिबल है? क्रेनियल नर्व सर। ऑल्फैक्टरी नर्व रिस्पांसिबल है। विजन के लिए ऑप्टिक नर्व रिस्पांसिबल है। अब मान लीजिए कोई ऐसा है जिसको मान लीजिए चिकन या मटन नहीं खाता है, उसको मतलब ब्लड देखने से वोमिटिंग हो जाती है। क्यों? उसने कुछ नॉक्सियस, कुछ भी जो आपको पसंद नहीं है, आपकी बॉडी को पसंद नहीं है, अगर ऐसा स्टिमुलाई आया तो आपके लिए नॉक्सियस स्टिमुलाई हो गया। आपने कुछ ऐसा देखा जो नहीं देखना चाहिए था, तो उससे क्या हुआ? आपकी ऑप्टिक नर्व की वजह से वो हो जाएगा। या कुछ ऐसी स्मेल जो आपको पसंद नहीं है, वो स्मेल आपके नोज और फैक्ट्री नर्व के थ्रू जाएगी तो उससे हो जाएगा। या ऑडिटरी नर्व की हमने बात किया, वेस्टिबुलो-कॉक्लियर नर्व की बात किया, उसने हमें प्रेशर जनरेट करा के वहां पे किया। तो ये जो आपने ट्रेवल वाले बदले हैं ना, वो ट्रेवल वाले इसीलिए होता है बेटा, ड्यूरिंग द मोशन आपका जो वेस्टिबुलर अपरेटस होता है वो डिस्टर्ब होता है, और उसके डिस्टर्ब होने की वजह से इनडायरेक्टली हमारा वोमिटिंग सेंटर एक्टिवेट होता है और वोमिटिंग हो जाती है। तो मेनली अगर यहां पे आप देखोगे, अगर मुझे वोमिटिंग कंट्रोल करना है तो मेरा टारगेट क्या है? पहला टारगेट ये है कि सर मैं D2 रिसेप्टर को क्या कर दूं, इनको सबको ब्लॉक करना है बेटा, D2 ब्लॉक कर देना है। साथ ही साथ आप यहां पे बात करोगे 5HT3 रिसेप्टर ब्लॉक कर देना है, यानी 5HT3 एंटागोनिस्ट देना है। या अगर आप बात करोगे यहां पे H1 एंटागोनिस्ट देना है, या आप बात करोगे M1 एंटागोनिस्ट, म्यू एंटागोनिस्ट, ये सारी चीजें आपकी हैं जिनको आपको यहां पे यूज करना है। कुछ होंगे जिनको ज्यादा वाटर से डर लगता है, ज्यादा हाइट से डर लगता है, तो हमारा टारगेट यही है कि अगर हमें वोमिटिंग कंट्रोल करना है, डजंट मैटर कि कौन सी वोमिटिंग है, लेकिन अगर किसी भी प्रकार से वोमिटिंग हो रही है तो पहला टारगेट यही रखिए कि हमें ये जो हमारे H1 D2 मस्कैरेनिक 5HT3 म्यू, क्योंकि यही तो मेजर हमारे स्टिमुलाई का काम कर रहे हैं ना, और इन्हीं रिसेप्टर को हमें क्या करना है? इनहिबिट करना है। और अगर ये रिसेप्टर हमारे एंटागोनाइज हो गए, इनहिबिट हो गए, तो डेफिनेटली हमारी वोमिटिंग इनहिबिट हो जाएगी। अब अभी कुछ बच्चे यहाँ पे जिन्होंने D2 रिसेप्टर नहीं पढ़ा है, उनके मन में सवाल आएगा, या बच्चे भी परेशान है, सर NK1 रिसेप्टर क्या होता है? आऊंगा बेटा, न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर की बात करूंगा, थोड़ा भी यहाँ पे रुकिएगा। माइग्रेन में बेटा वोमिटिंग होने का रीजन सिर्फ पेन है। मैंने बोला पेन है तो वोमिटिंग है, पेन है तो वोमिटिंग है। जहीर उतना इंपॉर्टेंट नहीं बेटा कि CTZ और NTS तुम पढ़ो, जितना काम का था वो मैंने पहले तुम्हें दे दिया। NK1 है बेटा, NH नहीं है, NK1 न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर, NK1। NTS क्या है पहले बता दिया बेटा साक्षी, थोड़ा नजर इधर रखोगे तो मिल जाएगा। बेटा पहले भी बोला हूं नालायकों, ANS जब पढ़ा रहा था, मॉर्निंग सिकनेस, मोशन सिकनेस, सी सिकनेस, माउंटेन सिकनेस, सबकी ड्रग बताया हूं। कुछ याद है कि सब रफू चक्कर हो गया है? प्रणव बताओ जरा बेटा, कुछ याद है? ये सारे वर्ड यूज किया हूं कि अलग भूल गए हो? मोशन सिकनेस एंड वोमिटिंग सेम है या डिफरेंट है? अरे बेटा मोशन सिकनेस इसलिए वर्ड यूज किया गया कि अगर मोशन यानी ट्रेवलिंग की वजह से वोमिटिंग हो रही है तो मोशन सिकनेस, प्रेगनेंसी की वजह से मॉर्निंग में हो रही है वोमिटिंग तो मॉर्निंग सिकनेस दे दिया गया, ज्यादा पानी देख लेने से वोमिटिंग हो रही है तो वाटर सिकनेस या हम कहें हाइड्रो सिकनेस का नाम दे दिया गया, माउंटेन हाइट से आप देख रहे हो तो माउंटेन सिकनेस हो गया है, तो वोमिटिंग ही ना रे पगले। बढ़िया। हायोसिन याद है, एस्टाजोलामाइड याद है, कहीं ना कहीं मैंने ये वर्ड यूज किया होगा। हायोसिन नहीं याद है तो इसको पोलामिन याद होगा, हाइड्रोक्सिलामिन याद होगा। ये सब भूल गए हो? उठा के कॉपी देखना, सब बता चुका हूं बेटा। इस तरह से अगर तुम करते जाओगे तो मजा नहीं आएगा। सो मेन टारगेट वही हमने बोला कि हमारा 5HT3 को एंटागोनाइज करो, D2 को एंटागोनाइज करो, मस्कैरेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करो, H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करो। इन्हीं सारी ड्रग, इन्हीं सारे रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाली हमारी ड्रग है जो आती हैं एज अ एंटी इमिटिक एजेंट की बात किया जाएगा। सो एंटी इमिटिक का क्लासिफिकेशन बड़ा प्यारा सा, छोटा सा, मजेदार सा है। बहुत डिटेल में क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं, बेसिक आते हैं, लेकिन अगर जितना मैंने अभी तक आपको समझाया वही चीज आपके दिमाग में बैठ जाए तो खत्म है। देखो एंटीकोलिनर्जिक यानी हमारा अभी मोशन सिकनेस की आपने बात किया था ना, हायोसिन स्कोपोलामिन, हाँ वही तो आएंगे, कोई और थोड़ी ना आएगा। H1 एंटीहिस्टामिनिक, D2 ब्लॉकर, 5HT3 एंटागोनिस्ट, NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एक नया वर्ड आएगा प्रोकाइनेटिक, जिसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन अभी पहले इतना सुन के चलो कौन कौन सी ड्रग है। तो सबसे पहले अभी आप बोल रहे थे ना हायोसिन या स्कोपोलामिन, ड्रग भूल गए हो बेटा तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेना। कॉलेज की वजह से याद नहीं रह पाता है, वाह वाह मेरी ब्रिलियंट बच्ची, वाह। अरे गधेड़ों, इसीलिए तुम्हारी इसी हैबिट की मुझे पता है, इसीलिए ये महामैराथन आ रहा है कि जितना भी आपने पढ़ा है पर डे एक छोटे छोटे टारगेट बना के हम पूरा पीछे का पढ़ा हुआ सिलेबस रिवाइज करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। सर बॉडी के अंदर क्या होता है कि वोमिटिंग होने लग जाती है, यही CTZ NTS होता है जो वोमिटिंग करा देते हैं। अब बच्चा बोलेगा कि सर ये पगला, इन्होंने बोला CTZ को ब्लॉक कर दो। अरे CTZ कुछ नहीं है, CTZ है किसकी वजह से, NTS है किसकी वजह से, या वहां से वोमिटिंग हो कैसे रही है, आपका टारगेट तो उसको ब्लॉक करना है ना बच्चा। अगर मैंने आपसे बात किया कि CTZ सेंटर पे मेरे ये सारे रिसेप्टर प्रेजेंट हैं, जब मैं इनको ब्लॉक करूंगा तब तो वहां पे होगा जी। तो चलो सबसे पहले एंटीकोलिनर्जिक,
मस्कारेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करो, बस सिंपल सा हायोसिन और स्कोपोलामिन याद रखो और कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं। H1 एंटीहिस्टामिनिक की बात किया जाएगा तो मेनली फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक, क्योंकि मैंने आपको बोला था जब ऑटोक्वाइड पढ़ाया था कि बेटा जो फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक हैं उन्हीं में एंटीएमिटिक प्रॉपर्टी होती है। सेकंड जनरेशन की कोई भी ऐसी ड्रग नहीं है जिसमें एंटीहिस्टामिनिक प्रॉपर्टी होगी। करेक्ट है। सो फर्स्ट जनरेशन H1 एंटीहिस्टामिनिक, अब दीदी का पारा हाई है याद आ ही जाएगा, प्रोमेथाजिन, डाइफेनाइड्रामिन, डाइमेनहाइड्रेनेट, ये याद आ जाएंगे। थोड़ा बहुत चलो हम माइल्ड वाले मॉडरेट वाले से ले लेंगे, सिनेरिजिन की बात कर लीजिएगा, मेक्लिजिन, साइक्लिजिन, ये याद आएगा। लेकिन मेनली फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन की कोई भी ड्रग यहां नहीं आएगी। अब सेकंड जनरेशन याद है ना, लोराटिडिन, डेस्लोराटिडिन, फेक्सोफेनाडिन, टर्फेनाडिन की बात होगी, एजिलास्टिन, मिजोलास्टिन, एस्टेमिजोल, इवेस्टिन, सेट्रिजिन, लिवोसेट्रिजिन ना, उन सब में ये एंटीएमिटिक प्रॉपर्टी नहीं है। एंटीएमिटिक प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ आपके किसमें है, हमारे फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक में है। नेक्स्ट D2 ब्लॉकर। अब इस D2 रिसेप्टर को ब्लॉक किया जाए। D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करने का मोटो यहां पे क्या है, क्योंकि यही जो D2 यानी डोपामिन रिसेप्टर है ना, यही हमारा यहां मेजर बन जाता है। साइकोसिस में भी हम इस D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, लेकिन ड्रग हमारी थोड़ी अलग होंगी। यहां पे D2 रिसेप्टर ब्लॉकर में हमारी आ जाएंगी दैट इज क्लोरप्रोमाजिन, ये भी एंटी साइकोटिक में आएगा। प्रोक्लोरपेराजिन, हैलोपेरिडॉल, ये जब हम CNS पढ़ेंगे ना, जरा ध्यान देना, जब हम CNS पढ़ेंगे तो CNS में हमारी ये ड्रग आएंगी। CNS में हमारी ये ड्रग याद आएंगी जब हम एंटी साइकोटिक ड्रग पढ़ेंगे, फेनोथायाजिन डेरिवेटिव, जहां पे क्लोरप्रोमाजिन, प्रोक्लोरपेराजिन, प्रोक्लोरपेराजिन, या हम यहां पे बात करेंगे हमारी ब्यूटाइरोफिनोन डेरिवेटिव हैलोपेरिडॉल की बात आएगी, जहां पे हम बोलते हैं, जिसका एक सिंपल सा एक छोटा सा होता है क्या, ब्यूटीफुल डॉल होती है। हैलोपेरिडॉल है तो इसकी जितनी भी ड्रग होंगी ये ब्यूटाइरोफिनोन क्लास की आती है, CNS में देखेंगे। 5-HT3 एंटागोनिस्ट में अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया था, ऑन्डेनसेट्रॉन एंड ग्रेनिसेट्रॉन, दो ही ड्रग हैं सेट्रॉन क्लास की, जो कि हमारी 5-HT3 एंटागोनिस्ट है। इसके साथ साथ हमारी आती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जो एज अ एडजुवेंट डेरिवेटिव काम कर लेते हैं। डेक्सोमिथासोन आ जाएगा, बेंजोडाइजेपिन याद आएगा, क्योंकि एंटी एंजाइटिक है, थोड़ा बहुत इसमें एंटीएमिटिक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन मेनली ये है। सवाल कहां था बच्चों का, सर ये NK1 रिसेप्टर क्या होता है? जीपैट 2023 का क्वेश्चन होता है, सुनना ध्यान से। सर जीपैट 2023 में यही पूछा गया था, NK1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, ध्यान से सुनना। यहां पे NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यानी पिटेंट की बात होगी। एप्रापिटेंट, फॉस एप्रापिटेंट होता क्या है, हमारा न्यूरोकाइनिन होता है, उसको एंटागोनाइज किया जाएगा। क्योंकि जब नॉर्मली, अब आप कभी कभी होता है ना, सर ना तो मुझे चोट लगी है, ना तो मुझे अंदर से कोई दुख है, लेकिन फिर भी मुझे ये पेन हो रहा है, ऐसा क्यों? तो होता क्या है ना, देखो आपकी बॉडी में ऑटोकॉइड्स का काम क्या है, सेल्फ हीलिंग, ये अपने आप को हील करता है, करेक्ट। तो हमारा एक सब्सटेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज द सब्सटेंस P। क्या होता है, सब्सटेंस P होता है। अब जब कभी हमें ज्यादा पेन होने लग जाता है, तब क्यों होता है वो, क्योंकि ये सब्सटेंस P रिलीज हो रहा होता है, और यही सब्सटेंस P अपने न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर पे बाइंड करके पेन कराता है। तो मैंने बोला जहां पेन ज्यादा होगा वहां वोमिटिंग ज्यादा होगी। तो हमारे जो पिटेंट क्लास की ड्रग है ना, एप्रापिटेंट एंड फॉस एप्रापिटेंट, वो इसी NK1 न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। अब बच्चों ने बोला कि सर ये प्रोकाइनेटिक यहां पे लिखा है, ये तो आपने बताया ही नहीं। जीपैट 2024 में इसका क्वेश्चन आया था बेटा कि प्रोकाइनेटिक ड्रग जो होती हैं उनमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो एक्चुअली प्रोकाइनेटिक प्रॉपर्टी अटेंड करने में कई सारे स्ट्रक्चर चाहिए। क्या सर, जो प्रोकाइनेटिक ड्रग है ना, जो भी प्रोकाइनेटिक ड्रग है उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो D2 ब्लॉकर होते हैं। ध्यान से देखना, D2 ब्लॉकर होते हैं। साथ ही साथ वो 5-HT3 रिसेप्टर को भी क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। और लेकिन वो 5-HT4 रिसेप्टर पे एगोनिस्ट एक्शन देते हैं। और ऑप्शन में यहीं पे बच्चों को कंफ्यूज कर दिया गया था, बच्चा एक्चुअली मिक्सअप हो गया था। आपको सिर्फ ये याद रखना है, D2 और 5-HT3 को आपने यहां भी ब्लॉक किया है और यहां भी ब्लॉक किया है, तो D2 और 5-HT3 रिसेप्टर ब्लॉकर। लेकिन साथ ही साथ 5-HT4 के क्या हैं, एगोनिस्ट यहां पे प्रॉपर्टी होती है। क्योंकि जब 5-HT4 रिसेप्टर, जरा याद करिएगा, हमने पढ़ा था कि 5-HT4 रिसेप्टर के एगोनिस्ट सीसाप्राइड मोसाप्राइड पढ़ा गया था, और ये सीसाप्राइड मोसाप्राइड जो 5-HT4 रिसेप्टर पे काम करते हैं, तो वो हमारे GIT का पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ाते हैं। अब सिंस अगर GIT का पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ेगा, तो सर जो वोमिटिंग हो रही थी, जो ऊपर की तरफ रिफ्लेक्स एक्शन से चीजें बाहर आ रही हैं, उनका पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू वो आगे चली जाएंगी। तो ये है हमारा प्रोकाइनेटिक एजेंट। चलो अब इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जो बच्चे या बच्चियां यहां पे हैं जो ये कहते हैं सर मुझे ट्रेवलिंग में वोमिटिंग होती है, ट्रेवलिंग में वोमिटिंग होने के 3 मेजर रीजन होते हैं। एक इन्वायरमेंटल रीजन है, क्योंकि वहां पे हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर आता है। दूसरा फिजियोलॉजिकल या मैं कहूं साइकोलॉजिकल फैक्टर आता है। और तीसरा हमारा जो हमने बोला ना वेस्टिबुल। अच्छा ये बताओ, आप एक बस में सफर कर रहे हो, ध्यान से सुना, बस में सफर कर रहे हो और वो बस हिल एरियाज में चल रही है। अब इन्वायरमेंट अलग हो गया, प्लेन एरियाज में चलेगी, हिल एरिया में चलेगी, इन्वायरमेंट अलग है। साइकोलॉजिकल, बगल में कोई आपके बैठा है बीड़ी या सिगरेट जला के और उसकी स्मेल से आपको इरिटेशन हो रही है।
अब ये साइकोलॉजिकल हो गया, क्योंकि आपको पर्टिकुलरली उस चीज से दिक्कत है तो वहां पे हो गया। तो इसीलिए हमारे एक तो वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन की बात किया, साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये तीन मेजर चीजें होती हैं जो वोमिटिंग कराती हैं। अब आप मुझे बताओ, आप किस कैटेगरी में हो? कोई कहेगा सर मैं तो कोई कैटेगरी में नहीं हूं, बस जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं वोमिटिंग होने लग जाती है। अरे ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपका साइकोलॉजिकली ये हो गया है कि नहीं, हम गाड़ी में बैठेंगे, कार में बैठेंगे, हमें वोमिटिंग होने लग जाएगी। लेकिन सर हम बस में ट्रेवल कर लेते हैं, बस में हमें वोमिटिंग नहीं आती। अरे तो अगर कार में आती है, क्यों आती है? क्योंकि आपने साइकोलॉजिकली उसको दिमाग में बैठा लिया है। बहुत सारे बच्चों को अलग अलग चीजों से कुछ होते हैं, सर मुझे एसी की स्मेल से वोमिटिंग होती है, सर मुझे बैड स्मेल से वोमिटिंग होती है। बहुत सारी चीजें, सबकी अलग अलग सिचुएशन आएगी। चलो नहीं हुआ, अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए, कभी हो भी ना, ये भी अच्छी बात है। बट अगर हुआ तो क्या करना है? एंटी इमिटिक एजेंट लेना है। और एंटी इमिटिक एजेंट में कौन कौन से, जरा मेरे साथ एक बार रिपीट करो जो मैंने अभी आपको बोला। एक तो मेरा हो गया D2 ब्लॉकर, क्या क्या? प्रोक्लोरपेराजिन, क्लोरप्रोमाजिन, फ्लूक्लोरप्रोमाजिन, हैलोपेरिडॉल की बात आई, ये D2 ब्लॉकर हो गए। नेक्स्ट 5-HT3 एंटागोनिस्ट की बात हुई, जहां ऑन्डेनसेट्रॉन ग्रेनिसेट्रॉन आ जाएगा। नेक्स्ट यहां पे हमने एंटी मस्कैरिनिक की बात किया, और एंटी मस्कैरिनिक में हमारे सामने स्कोपोलामिन की बात किया गया, डाइसाइक्लोमिन की बात किया गया, ये आ गया। नेक्स्ट यहां पे आपका आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में एप्रापिटेंट, फॉस एप्रापिटेंट की बात किया गया। नेक्स्ट सर प्रोकाइनेटिक, और प्रोकाइनेटिक में क्या देखा है हम लोगों ने? सर प्रोकाइनेटिक में हमारे सामने आया है मेटाक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडॉन की बात किया गया था। नेक्स्ट हमने यहाँ पे मिसलेनियस की बात किया, जहां पे हमारा डेक्सामिथासोन, या मैं कहूं हमारे बीटा ब्लॉक, बीटा 2 एगोनिस्ट वगैरह, ये सारी चीजें आ जाएंगी। हो गया ना खत्म? तो एक एक करके इनके बारे में बात किया जाए, स्टार्टिंग फ्रॉम एंटीकोलिनर्जिक, स्कोपोलामिन, हायोसिन। और ये हायोसिन स्कोपोलामिन की बात किया जाएगा तो ये हमारी क्या है? दीज आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मोशन सिकनेस। हाँ, अगर किसी को ट्रेवलिंग में वोमिटिंग होती है तो वो ट्रेवल करने से लगभग आधे घंटे पहले अगर वो ये ड्रग ले लेंगे तो उनको ट्रेवलिंग में वोमिटिंग नहीं होगी। लेकिन अब एक चीज बताओ, अगर स्कोपोलामिन की बात किया जा रहा है, हायोसिन की बात किया जा रहा है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक चीज और समझना पड़ेगा कि सर ये जो स्कोपोलामिन या हायोसिन है, ये माओ रिसेप्टर को भी इनहिबिट करेगी। ब्लॉक कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स अक्रॉस द कोलिनर्जिक स्टिमुलाई। अब अगर कोलिनर्जिक नर्व की स्टिमुलाई हमारी यहाँ पे ब्लॉक हो गई है, तो वहां पे हमारा जो वेस्टिबुलर अपरेटस था वो डिस्टर्ब नहीं हो पाएगा, क्योंकि जरूरी तो यही था ना। हाँ, ट्रांसडर्मली इसके पैचेज आते हैं, निकोटीन के, हायोसिन के पैचेज आते हैं, उनसे हमें ये देखने को मिलता है। तो अगर हमने वोमिटिंग सेंटर पे इनको ब्लॉक कर दिया तो ये वोमिटिंग नहीं होगी। चलें आगे। हाँ, नेक्स्ट एंटी हिस्टामिनर्जिक। सर डाइसाइक्लोमिन एंटी स्पाज्मोडिक है। अरे नालायक, अभी तो बोला बेटा, अगर स्टमक में पेन है, स्पाज्म हो रहा है। वाह वाह, सही बात है। सर हायोसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं समझ में आया। अंजलि इधर आओ बेटा, जोर से अपने आप को एक थप्पड़ लगाओ, और पहले ये बताओ कि ये हायोसिन या स्कोपोलामिन किस क्लास की ड्रग है? बोलो। अरे एंटी, ये देखो, ये कोलिनर्जिक में डाल रही है, सही है बेटा निकिता, सही है। ये M1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में रखना है, और इनके लिए किस तोपों की सलामी देंगे? अरे थोड़ा तो सोच समझ के बोला करो मेरे पगलों। कर लेंगे बेटा विनय, कर लेंगे। एंटी कोलिनर्जिक है। अब अगर एंटी कोलिनर्जिक है और एंटी मस्कैरेनिक है तो ऑब्वियसली मस्कैरेनिक रिसेप्टर को ही तो ब्लॉक करेगा। इसमें मैकेनिज्म क्या समझना है? अभी मैंने यही बोला था कि हमारे सीटीज या एनटीएस सेंटर पे हमारे मस्कैरेनिक रिसेप्टर प्रेजेंट हैं, बोलो हाँ। तो अगर मस्कैरेनिक रिसेप्टर वोमिटिंग करा रहा है तो उसको ब्लॉक ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? इसी तरह हमने बोला कि हमारा सर साइक्लिजिन, प्रोमेथाजिन, डाइफेनाइड्रामिन, डाइमेनहाइड्रामिन की बात किया जाएगा। अरे H1 रिसेप्टर प्रेजेंट है सीटीजेड एनटीएस में, और अगर H1 रिसेप्टर प्रेजेंट है, वोमिटिंग करा रहा है, तो ब्लॉक करो ना सभी को बेटा। जी, क्या कहने की दिक्कत है इसमें? चलिए नेक्स्ट, H1 एंटीहिस्टामिनिक। अब बताओ ना, कितने महानुभाव हैं। अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन अब यहीं पे रख दूं कि बेटा ये बताओ, शुभम 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 इधर इधर, शुभम ये बताओ हायोसिन का एडवर्स इफेक्ट क्या होगा? हाँ सर सुन रहा हूं, सुना बेटा। हाँ सुमित ठीक है। अरे धतूरा याद आएगा ना यार।
धतूरा याद आएगा ना? थोड़ा बहुत तो सोच समझ के बोल दो, कहीं तो पढ़ा है मेरे साथ। स्लड डिक्रीज होगा, सलाइवेशन, लैक्राइमेशन, यूरिनेशन, डिफिकेशन, ये सब घटेगा कि नहीं? यहां H1 एंटी हिस्टैमिनिक की बात किया जाएगा, ये भी हमारे मोशन सिकनेस पे यूज किए जाते हैं, इवन मॉर्निंग सिकनेस में भी ये इफेक्टिव है। अब आप बोलोगे सर प्रोमेथाजिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं समझ में आया। अरे समझना ही क्या है, जब ऑलरेडी आपने उसको पढ़ रखा है कहां पे, एंटी हिस्टामिनर्जिक में, तो यहां कुछ अलग है क्या? ऑटोकार्ड में पढ़ा है ना। सो यस, प्रोड्यूस ड्राइनेस ऑफ माउथ, सेडेशन, क्योंकि इसमें एंटी मस्कैरिनिक इफेक्ट प्रेजेंट होते हैं। डाइफेनाइड्रामिन सिकनेस फॉर द 4 to 6 आवर्स की बात किया जाएगा। डाइमेनहाइड्रेनेट प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम द मोशंस। अरे सबका काम तो वही है ना, सब तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। जहां पे हमने सिनेरिजिन की बात किया था, सिनेरिजिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द वर्टिगो की बात किया गया था, वर्टिगो की ड्रग ऑफ चॉइस है। क्या करती है सर? ये वही हमारे जो ईयर में जो हमारा कॉक्लिया होता है, लेबरेंथिन वहां पे होता है, उसी लेबरेंथिन रिफ्लेक्स को क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है। अब अगर वो रिफ्लेक्स हमारा इनहिबिट हो गया तो उसकी वजह से वहां पे कैल्शियम का ज्यादा रिलीज नहीं होगा, इंडोलिम्फ का प्रोडक्शन नहीं होगा, लेबरेंथिन का एक्टिवेशन नहीं होगा। अब आप कहोगे सर ये समझ में नहीं आया। मैं कहूंगा बेटा इसमें समझने की जरूरत ही नहीं है, बस एक चीज याद रखना, दैट सिनेरिजिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द वर्टिगो। वर्टिगो की ड्रग ऑफ चॉइस होती है। बीटा हिस्टीन भी आपने पढ़ा होगा, वर्टिगो में बीटा हिस्टीन भी यूज करते हैं। D2 ब्लॉकर की बात किया जाएगा, ये D2 ब्लॉकर एंटीसाइकोटिक क्लास में आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ोगे। क्लोरप्रोमाजिन, प्रोक्लोरपेराजिन, हैलोपेरिडोल की बात किया जाएगा। ये क्या है? सिंपल सर, जो हमारा D2 रिसेप्टर प्रेजेंट है ना CTZ में, उसी को तो ब्लॉक करेंगे ना। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीमिटिक एक्शन इसमें प्रेजेंट होगा। प्रोक्लोरपेराजिन की बात किया जाएगा, वो भी हमारे वही लेबरेंथिन को सस्पेंड करेगा, जिससे वर्टिगो के एक्शन में इसका भी यूज होगा। फिर आता है प्रोकाइनेटिक ड्रग। प्रोकाइनेटिक ड्रग में मैंने आपको काम की क्या बात बताई है, ये जरूर लिख लो पहले। प्रोकाइनेटिक ड्रग, जितनी भी ड्रग होंगी, उनकी पहली प्रॉपर्टी है कि सर वो 5HT4 रिसेप्टर एगोनिस्ट हैं, यानी 5HT4 को एक्टिवेट करती हैं। जबकि D2 रिसेप्टर और 5HT3 रिसेप्टर की बात किया जाएगा तो उनको क्या करती हैं, इनहिबिट करती हैं। ये दोनों पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि हमने बोला कि इट प्रोकाइनेटिक ड्रग हैव द एगोनिस्टिक एक्शन ऑन द 5HT4 व्हाइल एंटागोनिस्टिक एक्शन ऑन द D2 एंड 5HT3। M1 ब्लॉक होगा तो सेडेशन होगा ही होगा, ड्राइनेस ऑफ माउथ होगा ही होगा, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। कुछ नया बताओ जो नहीं पढ़े हो। बिल्कुल, हाँ अब नया, अब ये बताने वाला हूं कि प्रोकाइनेटिक क्लास की ड्रग जो है, अच्छा इसको प्रोकाइनेटिक ही क्यों बोला गया? सिंपल, काइनेटिक मतलब बेटा मूवमेंट, काइनेटिक का मतलब मूवमेंट, और प्रोकाइनेटिक यहां पे नाम देने का क्या मतलब हुआ? जीआईटी का जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो इंक्रीज कर दिया जाता है। सो यस, दीज आर द ड्रग, प्रोकाइनेटिक ड्रग विच प्रमोट जीआई मोटिलिटी, यानी जो हमारे जीआईटी का पेरिस्टालसिस मूवमेंट है उसको इंक्रीज कर देगा। और अगर पेरिस्टालसिस मूवमेंट हमारा इंक्रीज हुआ, सो ऑब्वियसली आप बताइएगा, स्टमक में होगा तो वोमिटिंग होगी, लेकिन अगर स्टमक में बचा ही नहीं है, स्टमक से वो आगे चला गया है, स्टमक से इंटेस्टाइन की तरफ चला जाए, तो बताइए क्या वोमिटिंग हो पाएगी क्या? तो इसलिए हमने बोला दैट प्रोकाइनेटिक एजेंट दीज हैव द इंक्रीजिंग एबिलिटी फॉर द पेरिस्टालसिस मूवमेंट, और जितना ज्यादा पेरिस्टालसिस मूवमेंट इंक्रीज होगा उतना ज्यादा गैस्ट्रिक इंपटिंग टाइम फास्ट हो जाएगा, यानी हमारा जो फूड है जीआईटी का वो इंटेस्टाइन की तरफ चला जाएगा और वोमिटिंग नहीं होगा। ये बेसिक सी चीज आपको जरूर समझ में आई होगी, करेक्ट? चलिए अब थोड़ा सा इन्हीं प्रोकाइनेटिक एजेंट को थोड़ा सा डिटेल में देख लिया जाए। दैट प्रोकाइनेटिक एजेंट में हमने दो ड्रग देखा है, कौन कौन सी? डोमपेरिडोन एंड मेटाक्लोप्रामाइड। जब आप डोमपेरिडोन की बात करोगे उसमें एक एबिलिटी है दैट डोमपेरिडोन, यस, और मेटाक्लोप्रामाइड, इधर आओ वापस पहले, डोमपेरिडोन कैन क्रॉस द ट्रिपल बी। डोमपेरिडोन हमारी ट्रिपल बी क्रॉस नहीं, कैन नॉट क्रॉस, कैन नॉट क्रॉस ट्रिपल बी। जबकि जो हमारा मेटाक्लोप्रामाइड है ना, ये ट्रिपल बी को क्रॉस कर जाएगा। तो सर इससे क्या फर्क पड़ेगा? बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन फर्क पड़ता है। कैसे फर्क पड़ता है? अब देखो, अगर कोई ड्रग ऐसी है जो ट्रिपल बी क्रॉस कर गई, मान लीजिए D2 ब्लॉकर है, 5HT3 ब्लॉकर है, या 5HT4 एगोनिस्ट प्रॉपर्टी रख रहे हैं, तो ऑब्वियसली तीनों प्रॉपर्टी तो एक ही चीज में है ना, अलग अलग तो है नहीं। तो हमारी जो कुछ यहां पे सिचुएशन ऐसी होती है कि वहां पे D2, 5HT3 और 5HT4 के एक्शन में प्रॉब्लम आती है। लेकिन मेनली अगर आप देखोगे तो D2 रिसेप्टर, जरा इधर नजर डालना, ये है आपकी जीआईटी। चलिए अपने जीआईटी से दोस्ती करिए। अब ये है आपकी जीआईटी, ठीक है? जीआईटी में हमने बोला कि प्रोकाइनेटिक ड्रग आ गई, वेदर इट्स मेटाक्लोप्रामाइड और डोमपेरिडोन। हमने बोला मेटाक्लोप्रामाइड ट्रिपल बी को क्रॉस कर जाएगा, जबकि डोमपेरिडोन ट्रिपल बी को क्रॉस ना के बराबर करेगा।
तो मेटाक्लोप्रामाइड जब ट्रिपल बी क्रॉस कर जाता है तो ऑब्वियसली जो ट्रिपल बी के अंदर हमारा D2 रिसेप्टर है उसको भी तो ब्लॉक करेगा ना, और अगर ट्रिपल बी के अंदर का D2 रिसेप्टर ब्लॉक होगा ना तो वहां पे आपको एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेंगे जिसको बोलते हैं EPS, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। ये क्या होता है सर? परेशान मत हो, आगे जब आप मेरे साथ यहाँ पे हम जब इसके बारे में पढ़ेंगे पार्किंसन, साइकोसिस, तब ये चीजें वहां पे हमारी आती हैं। सर न्यूरोलेप्टिक आल्सो कॉजेज एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट। हाँ जी, कोई भी D2 ब्लॉकर है जो ट्रिपल बी के अंदर जाके D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा तो डेफिनेटली उसमें हमें EPS यानी एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स की प्रॉब्लम आएगी। अब देखो डोमपेरिडोन नहीं क्रॉस कर रही है, डोमपेरिडोन में हमारा ये कोई भी इन्फ्लुएंसेस इसके नहीं होंगे कि हमारा ट्रिपल बी के अंदर जाए D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करके और वहां से हमारा प्रॉब्लम क्रिएट करे। ओके, सो सिंपल ये चीज आई कि सर अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मेटाक्लोप्रामाइड की बात करोगे तो क्या क्या मिला है? ब्लॉक D2 रिसेप्टर, ब्लॉक 5-HT3 रिसेप्टर एंड 5-HT4 एगोनिस्टिक एक्शन। ये जो D2 रिसेप्टर ब्लॉक किया गया, CTZ सेंटर का ब्लॉक होगा तो एंटीमिटिक इफेक्ट आएगा, लेकिन अगर CNS के अंदर का ट्रिप हमारा ब्लॉक हो जाएगा, मींस मेटाक्लोप्रामाइड D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, तो वहां पे आपको EPS यानी एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स मिलेंगे, जिसको हम बोल सकते हैं पार्किंसन लाइक इफेक्ट यहां पे देखने को मिल जाता है। लेकिन जब ये तीनों प्रॉपर्टी एक साथ किसी ड्रग में आती हैं तब उनको बोला जाता है प्रोकाइनेटिक इफेक्ट। अभी इस पे मत जाना बेटा, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स बताऊंगा, CNS में आएगा, पार्किंसन में, वहां पे डिटेल में बताऊंगा, परेशान मत होना। सर तो फिर डोमपेरिडोन, हाँ ज्यादा एक मिनट, कभी ये बताइए आप लोगों ने कोई ड्रग यूज किया होगा DRS के नाम से, पेंटोप्राजोल, DRS, SDR कुछ ऐसा वर्ड आया होगा, वो डोमपेरिडोन ही होता है बेटा जी, वोमिटिंग वगैरह कंट्रोल करने के लिए। सो डोमपेरिडोन हैव द D2 ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी, 5-HT3 रिसेप्टर ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी एंड 5-HT4 एगोनिस्टिक प्रॉपर्टी। लेकिन जो हमारा सीसाप्राइड या मुसाप्राइड है उसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट है? 5-HT4 एगोनिस्टिक प्रॉपर्टी है। ओके चलिए, फिर आता है NK1 रिसेप्टर। अब ये क्या है सर? DSR, हाँ आता है बेटा। DSR में देखो डोमपेरिडोन होगा, DSR मतलब डोमपेरिडोन सस्टेन रिलीज। आप लोगों में से कभी किसी ने पेरी नाम वगैरह जरूर खाया होगा वोमिटिंग में, हाँ पेरी नाम में कुछ और नहीं है, यही मेटाक्लोप्रामाइड आपको मिलेगा, या डाइफेनाइड्रामिन डाइमेनाइड्रिनेट मिलेगा। अच्छा, प्रोमेथाजिन भी यूज किया जाता है, वो तो इंक्लूड नहीं किया गया। अरे जब H1 ब्लॉकर बोल दिया तो प्रोमेथाजिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मोशन सिकनेस, तो कुछ और बोलने की जरूरत है क्या? हायसिन के बाद प्रोमेथाजिन ही तो है। प्रेगनेंसी में सबसे सेफ हमारी ड्रग एज एंटीप्लेप्टिक, वो खासतौर पर मॉर्निंग सिकनेस के लिए हाइड्रोक्सिलामिन की बात किया जाता है। NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एप्रापिटेंट, फॉस एप्रापिटेंट, ध्यान रखना एंटागोनिस्ट है, एगोनिस्ट नाम पे बच्चे आंसर दे देते हैं। These drug bind to the न्यूरोकाइनिन, बोले तो NK1 रिसेप्टर। अब ये NK1 रिसेप्टर क्या होता है? हमारे बॉडी में एक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसको बोलते हैं सब्सटेंस P। वही सब्सटेंस P हमारा जो होता है हमारे बॉडी के होम्योस्टेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वही इस NK1 रिसेप्टर पे बाइंड होता है। और NK1 रिसेप्टर पे बाइंड होने की वजह से फर्दर क्या होता है, वहां पे पेन होता है और पेन की वजह से वोमिटिंग होती है। लेकिन जब एप्रापिटेंट की बात किया जाएगा, ये फॉस एप्रापिटेंट की बात किया जाएगा, तो हाँ इनमें भी थोड़ा बहुत हमारा ट्रिपल बी क्रॉसिंग एबिलिटी है, बट अगर बात किया जाएगा तो ये लगभग 12 आवर्स इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन आता है। So imitogenic chemotherapy releases substance by stimulating CTZ NTS by acting on the NK1. Blocking of NK1 receptor causes emesis blocking and has lift the effect on 5-HT3 and D2. कहने का मतलब ये है, ये न्यूअर ड्रग है और आज की डेट पे इसका यूज ज्यादा किया जाता है जी। NK1 रिसेप्टर की बात है, 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ऑन्डेंसेट्रॉन, ग्रेनीसेट्रॉन, और ये एक वर्ड याद करिएगा, ये बोला जाता है ऑन्डेंसेट्रॉन एंड ग्रेनीसेट्रॉन, दीज आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग। अगर कीमोथेरेपी इंड्यूस होने की वजह से वोमिटिंग हो रहा है तब वहां पे इस ड्रग का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। हाँ हेडेक होगा या बाकी प्रॉब्लम्स होंगी, एंड ग्रेनीसेट्रॉन इज 10 to 15 टाइम्स मोर पोटेंट देन ऑन्डेंसेट्रॉन। ये वाली ज्यादा पोटेंट है ग्रेनीसेट्रॉन, ऑन्डेंसेट्रॉन लेस पोटेंट है। काम कैसे, देखो सिंपल होता क्या है, जब कीमोथेरेपी चढ़ाया जाता है तो वो क्या करता है, हमारे जीआईटी के टिश्यू को डैमेज करता है। अब अगर जीआईटी के टिश्यू को डैमेज होगा तो जीआईटी में ही तो हमारा इंट्रोक्रोमैफिन सेल्स प्रेजेंट है ना, वो इंट्रोक्रोमैफिन सेल्स वहीं पे हमारे 5-HT3 रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे, और 5-HT3 रिसेप्टर पे बाइंड करने की वजह से जो CTZ NTS में है वहां पे वोमिटिंग होगा। अब इमेजिन करो कि कीमोथेरेपी चढ़ाई गई, कीमोथेरेपी की वजह से टिश्यू डैमेज हुआ, इंट्रोक्रोमैफिन सेल से ये हमारा 5-HT रिलीज हुआ, लेकिन जो CTZ सेंटर पे 5-HT3 रिसेप्टर है, अगर उसको आपने ऑलरेडी 5-HT3 एंटागोनिस्ट देके ब्लॉक कर दिया है तो बताइएगा क्या वहां पे वोमिटिंग होगी? नहीं होगी। सर NK1 रिसेप्टर के ड्रग एंटागोनिस्ट है ना, अरे इसके नाम में ही देख ले मेरे बच्चे, ANT कहीं भी लग जाए, ANT बोले तो एंटागोनिस्ट। ठीक, ये रहे मेरे एंटी इमिटिक या एंटी वोमिटिंग ड्रग की बात किया जाएगा बस। सर प्रोकाइनेटिक में सिर्फ मेटाक्लोप्रामाइड ही CNS क्रॉस करेगी? हाँ बेटा। डॉक्सिलामिन बेटा, सुमित सर इमिसिस इन प्रेगनेंसी डॉक्सिलामिन,
कौन सा वीडियो कट हो रहा है? नहीं, ये स्क्रीन थोड़ी बड़ी है, वीडियो कोई नहीं कट हो रहा है। जी बेटा अनीशा, गेट के एमसीक्यूज भी अब करवाऊंगा, आ गया हूं, मैंने बोला ना फुल डे कुछ ना कुछ अब आप लोगों के लिए मैं प्लान करता रहूंगा, आप थक जाओगे करते करते, अब मेरी गाड़ी नहीं रुकेगी। NK1 रिसेप्टर, मैंने क्या बोला बेटा, जब पेन होता है तो पेन की वजह से वोमिटिंग होती है। होता क्या है, जब पेन होता है तो क्यों होता है, हमारे बॉडी में एक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसको बोला जाता है सब्सटेंस पी, और उसी सब्सटेंस पी, वही सब्सटेंस पी हमारा NK1 रिसेप्टर पे बाइंड करता है और हमें पेन और वोमिटिंग कराता है। तो अगर हमने इस NK1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, वहां मैराथन कब शुरू होगी? 24 तारीख से बेटा। सर चैप्टर ओवर, अरे सुन लिया करो नालायकों पूरी बात, अभी डायरिया और कॉन्स्टिपेशन बचा है। मेरी क्लास बेटा 2 दिन पहले से ही रेगुलर हो चुकी है। कर रहा हूं बेटा, जल्दी करूंगा। समृद्धि 24 तारीख से बात करेंगे बेटा, पूरा आपका रिवीजन होगा। मैंने क्या बोलता हूं, जीडीसी में आपका एक नहीं 3 से 4 रिवीजन होता है, सबर करते जाओ। एक तो आप जुड़े ही हो, जहां पे पूछे पीछे का पूरा रिवीजन कराया हूं, दूसरा रिवीजन आपका मां मैराथन से शुरू होने वाला है। चलिए तो आज के सेशन को यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।